हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल CBSB द ब्राइट क्लासेस ऑनलाइन। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेसन थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने इसकी प्रीवियस क्लास में बात किए थे एटम क्या होता है, और हमने बात किए थे डाल्टन का सिद्धांत तथा आधुनिक सिद्धांत, जिसमें कई तथ्यों पे हमने बात किए। फिर उसके बाद हमने ये बताए थे कि अणु क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग अणु की बात करेंगे तथा उसके प्रकार की बात करेंगे। क्या होता है अणुओं के प्रकार। तो उससे पहले आप लोग ये बताएंगे कि परमाणु में वो कौन से 3 मूल कण पाए जाते हैं जिनकी वजह से परमाणु का अस्तित्व होता है। इसे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अणुओं के प्रकार, लेकिन उससे पहले थोड़ा अणु पे जिक्र कर लेते हैं। अणु क्या होता है, तो कल बताया गया था अणु ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं जो परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो बात करते हैं अणुओं के प्रकार की। तो अणुओं में पाए जाने वाले परमाणुओं के आधार पर उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पे? अणुओं में पाए जाने वाले परमाणुओं के आधार पर अणुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 वर्ग हैं देखते हैं। एक होता है समपरमाणु और एक विषम परमाणु। तो सबसे पहले बात करते हैं समपरमाणु की। समपरमाणुक अणु, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समपरमाणुक अणु यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसा कि इसके नाम पे ही दिया गया है समपरमाणुक, यानी सम मतलब समान, एक जैसे, क्या? परमाणु और वे अणु। अब तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि ऐसे वे सभी अणु जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हों उसे कहेंगे समपरमाणुक अणु। फिर से सुन लीजिए, वे सभी अणु जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होता है उसे कहेंगे समपरमाणुक अणु, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कुछ एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से समपरमाणुक अणु होते हैं। जैसे कि N2 होता है, इसमें देख लीजिए 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, इसे कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और क्या होता है O2, ये भी क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस प्रकार से कई ऐसे अणु होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो ऐसे परमाणु को कहा गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें एक शब्द और आता है परमाणुक। क्या? परमाणुक या परमाणुकता, एटॉमिसिटी। क्या है नया शब्द? परमाणुकता या एटॉमिसिटी। इसकी बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, परमाणुकता का मतलब होता है किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या। किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या ही कहलाएगी परमाणुकता। जैसे इसकी बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, इसकी परमाणुकता कितनी होगी? तो इसमें कितने परमाणु दिख रहे हैं नाइट्रोजन के? 2 दिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 2 होगी। इसकी परमाणुकता कितनी होगी? इसकी भी 2 होगी। तो इस प्रकार से आप लोग बता लेंगे कि परमाणुकता क्या होती है। किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या कहलाएगी परमाणुकता। अब इसी को बेस मानकर, इसी को आधार मानकर कई प्रकार के समपरमाणुक अणु होते हैं।
यानी उसमें पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर फिर से इसे बांटा गया है। तो उसे देखते हैं। तो समपरमाणुक अणु जो है फिर से डिवाइड किए गए हैं उनमें पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसा कि पहला है एक परमाणुक अणु, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं। और हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? समपरमाणुक अणु के, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे। वो अलग बात है कि उसी परमाणुओं की संख्या बदल जाए। तो जब एक परमाणुक अणु हो यानी उसमें एक ही प्रकार का परमाणु संख्या में एक होगा तो उसे कहेंगे एक परमाणुक या एक परमाणुक अणु। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या होते हैं? एक परमाणुक अणु। और ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं एक परमाणुक अणु होती हैं। अब दूसरे की बात करते हैं द्विपरमाणुक यानी डाई एटॉमिक, जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु होगा लेकिन वो संख्या में कितना होगा? 2 होगा। जैसे देख लेते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं? द्विपरमाणुक। एक ही प्रकार के परमाणु होंगे लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब बात करते हैं तीसरे की त्रिपरमाणुक, यानी वैसे ही संख्या क्या हो जाएगी? अब उसी परमाणु की 3 हो जाएगी। ये क्या है? O3 ओजोन। फिर उसके बाद आता है चतुष्परमाणुक, यानी एक ही प्रकार का परमाणु होगा लेकिन उसकी संख्या क्या होगी? 4 होगी, जैसे P4। फिर है अष्टपरमाणु, जिसमें क्या होगा? ऑक्टा एटॉमिक कहेंगे इंग्लिश में, और उसके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। लेकिन ध्यान रहे समपरमाणुक में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। तो ये था क्या? समपरमाणुक अणुओं के उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे विषम परमाणु। कैसे? विषम परमाणु ये अणुओं का दूसरा प्रकार है, विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणुक अणु हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। विषम नाम से ही बड़ा आसान है। ऐसे अणु जिसमें के परमाणु क्या हो? विषम हो, मतलब समान प्रकार के ना हो, एक जैसे ना हो, ऐसे अणुओं को कहेंगे विषम परमाणु। फिर से समझते हैं, ऐसे वे सभी अणु जिसमें पाए जाने वाले परमाणु एक प्रकार के ना हो, अर्थात वो भिन्न भिन्न प्रकार के हों, अलग अलग टाइप के हों, तो ऐसे अणुओं को कहेंगे विषम परमाणुक अणु। अब इसके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, क्या इसके उदाहरणों को याद कर पाना। जैसे कि हम सबसे सरल देख लेते हैं, क्या? H2O पानी। अब हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करते हैं, परमाणुकता की बात करते हैं कि इसमें परमाणुकता कितनी है और कौन कौन से परमाणु हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। इसमें तो हमने केवल अभी ये जाना कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से तत्व हैं, लेकिन परमाणुकता अभी नहीं ज्ञात हुई। तो परमाणुकता देख लेते हैं। परमाणुकता उन तत्वों के नीचे ही लिखी होती है संख्या। जैसे हाइड्रोजन के नीचे कौन सी संख्या है? 2 है, यानी हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या है? 2 है। अब ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये 1 है। तो इस प्रकार से हम जान पाएंगे इसकी परमाणुकता। और भी उदाहरण है, जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तत्व हैं। तो ये भी क्या होगा? विषम परमाणु। और भी देख लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी ये अलग हो गया, अलग अलग। इस प्रकार से ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें आप लोग बताइए
कि हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, 2 है, सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है। तो ये था विषम परमाणु। विषम परमाणु में होगा क्या, अलग अलग परमाणु मिलकर के कोई एक अणु का निर्माण करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु तथा अणु में अंतर। स्टूडेंट, अब हम लोग परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जो है छोटी क्लास में ही पढ़ते चले आ रहे हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ऐसा रटते थे। लेकिन अब हमें रटना नहीं है, क्या है, समझना है, ताकि अब हमें फिर से अब इस पे ज़्यादा जोर देना ना पड़े और हमें ज़िंदगी भर ये याद रहे, जब भी कोई पूछे हम तुरंत जवाब दे सकें। तो इसके लिए आप जो है एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, उसमें से आपको जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि बताया जाता है परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा, अणु थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसको हम ऐसे मान ले सकते हैं जैसे किसी के पास 2 पुत्र हो, एक जो है छोटा हो, नवजात हो, और एक क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो। तो अगर छोटे वाले की बात करें यानी परमाणु की बात करें तो कहते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि जब कहीं भी उसके मम्मी पापा जाएंगे तो वो छोटे वाले संतान को, पुत्र को हमेशा लिए रहेंगे अपने पास, कभी भी छोड़ेंगे नहीं, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा। लेकिन बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला यानी अणु, अब तो वो जो है बड़ा हो गया तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कहीं भी बिना अपने मम्मी पापा के भी। तो ऐसे क्या होगा, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु क्योंकि वो छोटा है जी नहीं पाएगा, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और फिर क्या कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु, बिल्कुल भाग लेगा। यानी कि मम्मी पापा जहाँ जाएंगे, किसी भी फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन का मतलब यहाँ केमिकल में समझ लेंगे, रसायन विज्ञान में कि रासायनिक अभिक्रिया। तो मम्मी पापा जहाँ जाएंगे किसी भी फंक्शन में तो छोटा वाला तो रहेगा, यानी परमाणु तो हमेशा रहेगा ही। और बड़ा वाला यानी अणु, अब मम्मी पापा पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बड़ा हो गया तो अब वो फंक्शन में जा भी सकता है या नहीं जाएगा, उसकी मर्जी। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स के जरिए इसको समझ सकते हैं। तो परमाणु क्या है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु को कहा जाएगा यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बाकी दोनों ही सूक्ष्म कण होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, परमाणु यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। यानी क्या कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु किससे मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे ही मूल कण कहा जाता है। क्या कहेंगे, मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फिर अगर अणु की बात करें तो यह किससे मिलकर बना होता है, या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका मूल कण होगा परमाणु। थर्ड नंबर की बात करते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है, बिना मम्मी पापा के नहीं जी पाएगा। जहाँ मम्मी पापा जाएंगे वहाँ ये जाएगा जरूर। अणु क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता क्योंकि अब बड़ा हो गया, आज़ाद रह सकता है। फिर इसके बाद करते हैं परमाणु की नेक्स्ट पॉइंट की, परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण होता है। ध्यान देने वाली बात है, परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण होता है। किसका, तत्व का, एलिमेंट का, यानी परमाणुओं से ही मिलकर तत्व बने होते हैं। अब अणु की बात करें तो अणु क्या होते हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे या मिश्रण बनाएंगे। तो ये यौगिक या मिश्रण के सूक्ष्म कण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अंतर स्पष्ट कर लिए हैं। अब हमें जो है, हमसे कोई भी पूछेगा तो हम इसे तुरंत जवाब दे सकते हैं, परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि तत्वों से कैसे जो है अणु बनते हैं,
अणु मिलकर के तरह तरह के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उसमें कुछ लॉज हैं, नियम है, तो समय समय पर वैज्ञानिकों ने बताए हैं, तथा कुछ वैज्ञानिकों द्वारा अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसकी पुष्टि की गई है। तो आइए हम लोग जो है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक आए जो रूस के रहने वाले थे, रसिया के, जिनका नाम है लोमोनोसोव। क्या नाम है? लोमोनोसोव। उन्होंने एक नियम बताया 1756 ईस्वी में। बताए क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए। कौन सा नियम दिए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें उन्होंने बताए ये कि द्रव्यमान को, यानी किसी का भी मास होगा तो उसे तो ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है इसे समझना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को, द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसमें होता क्या है? केवल चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है। सपोज दैट आप जो है ऐसे समझ सकते हैं इसको कि पृथ्वी में अगर आप कहीं जो है मिट्टी खोदते हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ खोदते हैं, तो यहाँ तो उतना जो है द्रव्यमान उसका निकाल लिया आपने जो है, तो कहीं ना कहीं उसी पृथ्वी में आप उसे ऐड तो करोगे ही ना, तो वो नष्ट नहीं हुआ एक हिसाब से। इसे जो है बहुत ही आसान तरीका है ये समझने का। मान लीजिए कहीं आप जो है गड्ढे खोद रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ नष्ट हो गया, उतना द्रव्यमान उसका क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो क्या आप उस द्रव्यमान को जितना निकाले थे मिट्टी, क्या कहीं किसी दूसरे ग्रह में ले जाएंगे? अगर ले भी जाएंगे तो वो वहाँ नष्ट नहीं होगा, वहाँ भी जो है वही रहेगा, केवल चेंज हो सकता है। तो हम दूसरी जगह अगर ऐड करते हैं मान लीजिए, तो वो केवल उसका रूप बदल गया, नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें भी कोई भी तत्व जब भाग लेता है तो वो नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। तो इसी नियम को उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट होता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी मेथड द्वारा। तो इसे हम लोग जो है इस प्रकार से समझ लेते हैं कि जैसे कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों जो है मात्राएं बराबर होती हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से पूर्ण कराया जाए। अब इसमें जानना क्या है, अभिकारक क्या होता है। जैसे कि एक हम अभिक्रिया लिखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का जब जो है रासायनिक संयोग करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें हम अभिकारक और उत्पाद को समझते हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। इस पूरे को तो रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। ये क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और ये जो तत्वों के सिंबल लिखे गए हैं, इसको जब निरूपित किया जाता है तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? जब रासायनिक अभिक्रिया को किन्हीं तत्वों द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण होता है। तो अभिकारक और उत्पाद समझते हैं। तो जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है वो कहलाता है अभिकारक। मतलब जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एक दूसरे में क्रियाएं करेंगे वो होगा अभिकारक। और जब क्रियाएं करने के बाद नया जो पदार्थ बनेगा वो होगा उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहेंगे अभिकारक, तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को कहेंगे उत्पाद। तो ये था क्या? अभिकारक और उत्पाद। इसमें ना तो द्रव्य नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा, केवल उसका रूप बदलता है। तो इसको दिए थे लोमोनोसोव ने। अब इसके बाद हम जिक्र करेंगे, बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जिसे फ्रेंच वैज्ञानिक प्राउस्ट ने 1779 ईस्वी में बताए थे। स्थिर अनुपात का नियम, इसमें क्या उन्होंने बताया
कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसके फलस्वरूप कोई यौगिक बन रहा है तो उसमें उन सभी यौगिकों का जिससे वो मिलकर बने हैं वो जो है एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। इसको कैसे बताएंगे? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे इसी में देख लिया जाए, कार्बन और ऑक्सीजन जब भाग लेंगे एक दूसरे में क्रियाएं करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसका अनुपात निश्चित रहेगा, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाया जाए। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जल के निर्माण की। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बनेगा? H2O। या दूसरे तरीके से आप इधर ऐड कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु होने चाहिए। तो इसमें अनुपात हम लोग जो है चेक कर लेते हैं कि कैसे इनका अनुपात निश्चित है। हम इनकी परमाणुकता चेक कर लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि इनका अनुपात क्या है। तो देख रहे हैं आप लोग कि हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है? 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है? 1 है। तो इसका बड़ा सिंपल सा अनुपात आ जाएगा 2:1। तो अगर पानी निर्मित हो रहा है, चाहे वो किसी भी मेथड से निर्मित किया जाए, बनाया जाए, उसमें अनुपात 2:1 ही आएगा। इस बेस पर फ्रेंच वैज्ञानिक प्राउस्ट ने एक नियम दिया जिसे कहा गया स्थिर अनुपात का नियम। इसमें यौगिकों में भाग लेने वाले तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है, चाहे वो किसी भी क्रिया विधि द्वारा, मेथड द्वारा बनाया जाए। इसे ही कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो 2 नियम ही है क्लास 9th में। जब आप और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे तो और भी नियम बताए जाएंगे। तो इस क्लास के बिहाफ पे आप लोग जो है इतना ही समझिए। तो अब हम लोग तत्वों के प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? तत्वों के प्रतीक, यानी कि जितने भी तत्व हैं उनको किसी चिन्हों द्वारा निरूपित किया जाता है ताकि हम उसको पहचान सके, उसको याद रख सके। तो इसके लिए जो है पुरानी विधि जो है, पुराने समय में वैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने समय के अनुसार कुछ तरीके बताए, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों, जैसा कि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है, तो परिवर्तन के अनुसार उसको सभी को जो है हमें अध्ययन करना होता है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या है। तो तत्वों के प्रतीक के संबंध में पहले क्या था और अब क्या है, अब हम लोग जानते हैं। जैसे कि पुरानी विधि है, मतलब पहले समय में वैज्ञानिक लोग जो है उनको किस प्रकार निरूपित करते थे कि हाइड्रोजन, मान लीजिए अगर तत्व है तो हमें कहीं हाइड्रोजन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो हर जगह हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। तो अगर उसे शॉर्ट फॉर्म कर लें ताकि जो है हम उसे अच्छे से समझ पाएँ और कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकें। तो पहले था कि हाइड्रोजन को एक वृत्त के अंदर छोटे से नाभिक जैसी संरचना बना के उसे जानते थे। ये पुरानी विधि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। कार्बन को गोले के अंदर डॉट डॉट करके समझते थे कि यह कार्बन है। ऑक्सीजन को एक गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। इसी प्रकार जितने भी तत्व हैं उनको अलग अलग संरचना के अनुसार उनका प्रतीक बनाया गया था। तो जो कि अध्ययन की दृष्टि से असुविधाजनक था, जिसे हम लोग जो है हमेशा याद नहीं रख सकते, बहुत ही कठिनाई होती थी इसमें। तो इसके लिए जो है बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक के बारे में बताए कि इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो बड़ी असुविधा होगी अध्ययन में, हम और अच्छा अधिक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बताया क्या कि जितने भी तत्व हैं उनको जो है अंग्रेजी में लिखा जाए, इंग्लिश में, और उनके अंग्रेजी अक्षर के पहले अक्षर को लिया जाए।
वही उसका जो है क्या होगा, प्रतीक होगा। और उसमें शर्त ये थी कि अगर कोई तत्व है और उसका नाम जो है बड़ा है तो उसके 2 अक्षर में जो है नाम होंगे, तो पहला अक्षर जो होगा क्या, कैपिटल लेटर होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, एल क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो अगर एल को लिखना होगा एल्यूमिनियम को, तो हम पहला अक्षर ए को कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में, और एल को क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। जैसे कि ये दे रखे हैं, ये क्या होगा, गलत, और ऐसा होगा सही। इसी प्रकार जितने भी तत्व हैं, अगर उनके नाम जो है 2 अक्षर के हैं तो पहला अक्षर क्या होगा, बड़े लेटर में लिखा जाएगा और दूसरा वाला छोटे लेटर में, जैसे ये आर्गन। इसी प्रकार जितने भी तत्व होंगे, यदि उनका नाम जो है एक ही अक्षर में आ जाता है तो उस एक ही अक्षर को हम कैपिटल लेटर से निरूपित करेंगे। तो ये किसके द्वारा दिया गया, बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ तत्वों के प्रतीक क्या हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग जो है ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन। तो इसका पहला अक्षर उन्होंने लिया, तो इसका प्रतीक क्या उन्होंने निर्मित किया, हाइड्रोजन का H होगा। जैसे कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन भी, कार्बन, इसका भी पहला अक्षर लेंगे, क्या होगा प्रतीक, C। इसी प्रकार जितने भी तत्व, कितने तत्व हैं, अब इसे आप बताएंगे कितने तत्व हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑक्सीजन O होगा, फास्फोरस P, सल्फर का S होगा। इसी प्रकार जितने भी तत्व हैं सभी के नाम को निरूपित किया गया, और शर्त यही बताई गई कि पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, और सेकंड क्या होगा, स्मॉल लेटर। अगर सिंगल है तो उसे कैपिटल लेटर में ही निरूपित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या बताया गया, तत्वों के प्रतीक के बारे में। तो हमने इस वीडियो में, इस क्लास में क्या क्या जाने, परमाणु और अणु में अंतर जाने, अणुओं के प्रकार के बारे में जाने, तथा तत्वों के प्रतीक के बारे में जाने। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर एक क्लास हम लोग फिर से लेंगे, उसमें जो है नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे क्या, परमाणु भार के बारे में, द्रव्यमान संख्या जिसे कहते हैं, और परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।